हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मतलब सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पाते हो तो उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। शादी के बाद अगर 1 साल तक आप बच्चे के लिए ट्राई करते हो और आप कंसीव नहीं कर पाते हो तो कुछ आपके टेस्ट करना ज़रूरी होता है, जैसे कि हार्मोनल टेस्ट करते हैं, ओव्यूलेशन टेस्ट करना पड़ता है, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करना पड़ता है, मतलब वही आपके फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस तो नहीं है वो भी चेक करना पड़ता है। एंड आपके हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस को टेस्ट करना पड़ता है, जैसे पता चलता है कि स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी एंड उसके नॉर्मल फॉर्म्स कैसे है। 70% ऑफ पेशेंट्स में इन चीज़ों में से प्रॉब्लम होती है जो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, बट 30% ऑफ पेशेंट्स में ये सारे टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं। तो उसमें कौन से कारण होते हैं? देर आर सम माइक्रोस्कोपिक रीजन्स बिहाइंड दिस 30% केसेस ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। लाइक स्पर्म के फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन में प्रॉब्लम होता है, कभी कभार ट्यूब के फंक्शन में प्रॉब्लम, जैसे कि ट्यूब का फंक्शन होता है कि रिलीज्ड ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसको कैप्चर करके ट्यूब में लाना है, वहाँ पे स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है एंड देन जो एम्ब्रियो रहता है यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है। अगर इसी प्रोसेस में कुछ फॉल्ट रहा तो दैट इज़ द कॉज फॉर इनफर्टिलिटी अगेन। देन अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी कभी कभार जो एम्ब्रियो है यूट्रस में बढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसमें एंडोमेट्रियम जो रिसेप्टिविटी रहता है, मतलब एंडोमेट्रियम थिकनेस जो अंदर का लेयर बोलते हैं, तो बहुत थिन या उसका फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो दैट टाइम ऑल्सो देर इज़ अ कॉज फॉर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। देन देर आर फ्यू कॉजेस लाइक जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो ऐसे केसेस में हमको करना क्या होता है कि ऐसे केसेस में हम लोग आईयूआई एडवाइस करते हैं। आईयूआई इज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, जहाँ पे हस्बैंड के सीमेंट का वॉश करके उस स्पर्म डायरेक्टली यूट्राइन कैविटी में डिपॉजिट करते हैं, जिससे जो सर्वाइकल ऑस में होता है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ जो स्पर्म को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको बाईपास करके स्पर्म हम लोग डायरेक्टली छोटे से कैथेटर से ट्यूब के एंड मीडियल एंड तक हम लोग डिपॉजिट करते हैं। उसका सक्सेस रेट होता है 8 to 10%। बट कभी कभार ऐसे आईयूआई से भी अगर फेलियर हो जाता है तो हमको देखना पड़ता है लेप्रोस्कोपी करके, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक हिस्टोलेप्रोस्कोपी। मतलब पेट के ऊपर 2 या 3 स्टिचेस आते हैं, ऊपर से एक दूरबीन डालते हैं एंड एक दूरबीन नीचे से मतलब यूट्रस में डालते हैं, उसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी से पता चलता है हमको कभी और ट्यूब एंड ओवरी का एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम होता है, मतलब ओव्यूलेशन अगर होता है लेकिन वो ट्यूब में एक कैप्चर नहीं हो पाता, या उसमें एडिजन की वजह से ओवरी यूट्रस के पीछे जाके चिपक जाता है, या ट्यूब ओपन है लेकिन उसका एंड ओवरी का ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रोसिस होता है कभी कभार, या ट्यूबल में ब्लॉकेज होते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी से पता चलता है कि आपका एंडोमेट्रियम कैसा है, कहीं उसमें एडिजन तो नहीं है या ट्यूबल ब्लॉकेजेस तो नहीं है। अगर होते भी है तो सेम सिटिंग आपको ट्यूबल ब्लॉकेज निकाल सकते हो। डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी के बाद हम डॉक्टर आपको अगेन आईयूआई एडवाइस करते हैं, जिससे सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ता है। बट कभी कभार वो आईयूआई अगर फेल होता है तो देर आर डिफरेंट रीजंस, लाइक कभी कभार एक क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है, लाइक एक का जो आउटर लेयर है वो बहुत ही टफ होता है, जिसके बावजूद स्पर्म उसके बाजू में होने के बाद भी वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी होता है इक्सी, जिसमें स्पर्म डायरेक्टली एग में इंजेक्ट करते हैं एक एक स्पर्म, जिससे इसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। 90% ऑफ पेशेंट जिसको इक्सी करते उसका सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई। देन अदर फैक्टर्स लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को स्ट्रेस रिलीफ, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, हेल्दी हैबिट्स जो आपको सक्सेस रेट बढ़ाने में हेल्प करती है। थैंक यू।